अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि नमो नमः। आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम समास प्रकरण के अंतिम भाग में स्थित समासांत प्रकरण को पढ़ने जा रहे हैं। इस प्रकरण का नाम समासांत प्रकरण इसलिए है क्योंकि यहाँ पर इस प्रकरण में कुछ ऐसे प्रत्यय बताए गए हैं जो कि समास करने के बाद में लगते हैं। अतः इस प्रकरण का नाम है समासांत प्रकरण। तो अब आप कहेंगे कि समासांत प्रत्यय तो अव्ययी भाव में आपने अलग से बताए थे, अव्ययी भावे शरद प्रभृतिभ्य इत्यादि के द्वारा टच प्रत्यय, और भी अलग अलग प्रकरण में आपने जैसे तत्पुरुष में राजा सखिभ्य टच इत्यादि और भी समासांत प्रत्यय पढ़े हैं। अव्ययी भाव में आपने अलग समासांत पढ़े थे जिसमें कप वगैरह ऐसे बहुत सारे समासांत प्रत्यय थे। तो आप कहेंगे कि अब अलग से ये प्रत्यय क्यों आरंभ किया जा यह प्रकरण क्यों आरंभ किया जा रहा है। तो दरअसल यहाँ पर वरदराजाचार्य जी ने दीक्षित जी का अनुकरण किया। हमें जो लगता है इसको अलग करने का एक कारण है कि वहां पिछले प्रकरणों में जो समासांत प्रत्यय कहे गए उनमें तो जैसे अव्ययी भाव वाले स्पेशल थे, और बहुब्रीहि में बहुब्रीहि वाले थे, तत्पुरुष में तत्पुरुष वाले विशुद्ध थे। लेकिन यहाँ पर ये जो समासांत प्रत्यय हैं ये सभी समासों के लिए कहे जाने वाले प्रत्यय हैं। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर कहीं ये आपका तत्पुरुष है, कहीं बहुब्रीहि है, तो अलग अलग समास हो रखे हैं। तो इसलिए एक ही समासांत प्रत्यय समास साधारण के लिए कहा गया, तो इसलिए इसको कहा जाता है सर्व समासांत प्रकरण, मतलब सभी समासों के लिए सामान्य है। इसे ऐसा समझना चाहिए आपको। आइए तो आज हम इस समासांत प्रकरण के अंतर्गत मात्र 4 सूत्रों को पढ़ेंगे, क्योंकि वरराजाचार्य जी ने सिर्फ 4 ही सूत्र यहाँ पर दर्शाए हैं। इनको क्रमशः पढ़ते हैं। चलिए मित्रों, ऋक् पूरब धूः पथामानक्षे, यह सूत्र है। इस सूत्र के द्वारा समासांत अप्रत्यय का विधान किया जाता है। हम इस स्लाइड में सिर्फ समासांत अप्रत्यय को ही जानेंगे। इस सूत्र में आनक्षे यह पद यहाँ आया हुआ है, इसको खोलते हुए वरदराजाचार्य जी ने यहाँ पर कुछ पंक्तियां लिखी है कि अनक्षे इति छेदः, अर्थात आनक्षे में आपको अनक्षे ऐसा छेद समझना जिससे ये अनक्षे बन गया। ऐसे छेद की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन्हें इससे अप्रत्यय का विधान करना है, और अनक्षे अर्थात अक्ष शब्द से भिन्न में ये समास का विधान करना है। इसलिए अर्थात ये पदच्छेद आपको दिखाया जो जा रहा है, इस सूत्र का पदच्छेद है, और इसका अर्थ नीचे से यहाँ किया है। अर्थ इस प्रकार से किया गया है, ऋगाद्यन्तस्य। ऋगाद्यन्तस्य का मतलब है सूत्र में ऋक, ऋक अर्थात ऋच, पू मतलब पुर, उसका प्रथमा का रूप है वो, और अप और धुर, धू मतलब धुर, और पथाम अर्थात पथित। 1 2 3 4 5 5 ही शब्द पढ़े गए। ये ऋगाद्यन्तस्य से आपको इनका ग्रहण करना है। तो सूत्रार्थ हो गया ऋगाद्यन्तस्य, अर्थात इन 4 शब्दों को समासस्य अप्रत्ययो अंतावयव स्यात्, अप्रत्यय हो जाएगा। अप्रत्यय का मतलब
न प्रत्यय थी अप्रत्यय मत समझ लेना, अप्रत्यय हो जाएगा मतलब समासांत अप्रत्यय का विधान हो जाएगा। यदि ये शब्द अंत में हो है और आपने वहां पर चाहे तो बहुब्रीहि किया हो, तत्पुरुष किया हो या कोशाही समास किए हो, वहां पर ये अप्रत्यय हो जाएगा। किंतु अनक्षे इसका अर्थ करते हुए कह रहे हैं अक्षय या धू तदंतस्य तू न, अक्ष अर्थ में जो धू होगा उसके साथ ये समास नहीं होगा। अब देखिए ये समासांत प्रत्यय नहीं होगा, ये समास तो होगा किंतु ये समासांत अप्रत्यय नहीं होगा। अब ध्यान दीजिए सूत्र में जो अनक्षय कहा गया है इसका संबंध अर्थ करने के लिए सिर्फ धू से ही लगाया गया है, अर्थात इस धुर शब्द के विषय में ही यह निषेध है, औरों के साथ ये चरितार्थ नहीं होता है, निषेध औरों के साथ संगत नहीं है अर्थ के अनुसार। इसलिए अर्थ करने में वरदाचार्य जी ने लिखा कि अक्षय या धू तदंतस्य तूना, अक्ष अर्थ में जो धू होगी तब जो है वहां पर ये समासांत अप्रत्यय नहीं होगा। तो आइए अब हम क्रमशः करके देखते हैं। पहले किसी भी एक समर्थ सुबंत का रिच के साथ में समास करेंगे। उसका पहला उदाहरण है अर्धर्चा। यहाँ पर आपको विग्रह करना है ऋचोर्धम, ऋचा का अधभाग। यहाँ पर ऋच नस अर्धसु इति अलौकिक विग्रह, अर्धम नपुंसकम इस सूत्र से समास विधान करेंगे आप, जो कि तत्पुरुष में पढ़ा गया है। और अर्ध पिप्पली जैसे आप उधर बनाए थे वैसा ही। और यहाँ पर अब रिच नस अर्धसु विभक्ति लोप वगैरह हो जाता है, अर्ध का पूर्व प्रयोग कर देना, तो अर्ध रिच ऐसी स्थिति होगी और ये समासांत अप्रत्यय का विधान कर दिया। अब इसके पश्चात अर्धर्च ऐसा, मतलब ये ध के आकार के साथ और री के साथ यहाँ पर आधगुणा शेगुण कर लीजिएगा, तो अर्धर्च इस तरीके से बनेगा। स्वादी कार्य करके आप यहाँ अर्धर्च ऐसा बना लीजिएगा, और जब ये न होगा तब अर्धर्चम ऐसा, अर्थात ये यहाँ पर दो रूप कैसे बने अर्धर्चसु, और एक बार आप इसे अम भी ला सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने एक सूत्र पढ़ा है अर्धर्चादय पुंसिच, अर्धर्चादी शब्द अर्धर्चादी गण में पढ़े गए शब्द पुल्लिंग भी होते हैं और नपुंसक लिंग भी होते हैं, इसलिए यहाँ पर अर्धर्चा अर्धर्चम ये बन जाएगा। इस तरह यह प्रयोग हम पहले भी आपको पढ़ा आए हैं, याद रखिए जब हमने अर्धम नपुंसकम आपको पढ़ाया है तब। लेकिन यहाँ पर इस सूत्र की व्याख्या का अवसर था, अतः ये पुनः दे दिया गया है। हमने वहां पढ़ाते वक्त आपको यह भी बताया था कि यहाँ पर एक अब्दु पूर्व तथा मानक शेष सूत्र के द्वारा अप्रत्यय का विधान आगे कर दिया जाएगा। तब तो आपने उसे श्रद्धा भक्ति सहित धारण किया होगा, लेकिन अब आप पूरा समझ गए होंगे सूत्र से अप्रत्यय हो जाएगा। अच्छा एक बात और जानिएगा, ये जितने भी शब्दों से यहाँ पर अप्रत्यय का विधान किया गया है सबके शब्द शब्द हलंत हैं। जब आप अप्रत्यय का विधान कर देंगे तो ये शब्द अदंत हो जाएंगे, इनसे आप अदंत जैसा व्यवहार कर पाएंगे, ये अंतर है। तब जैसे आपने इसको अर्धर्चा अर्धर्चम ऐसा अदंत बना दिया। आइए इसमें से दूसरा क्रम प्राप्त शब्द है पुर। इसके साथ विष्णु पूह, ये पूह क्या है, जिन्हें पुर शब्द के रूप याद हैं, पूह पुरऊ पुरः है, उनका आप समझ जाएंगे कि वो प्रथमा के एक वचन का रूप है। तो विष्णु पूह यानी कि विष्णु की नगरी अर्थात वैकुंठ। तो यहाँ पर विष्णुंगस पुरुषु अलौकिक विग्रह होगा, षष्ठी तत्पुरुष समास है यहाँ पर षष्ठी सूत्र द्वारा, और समासत्वात्वात्तिक संज्ञा विभक्ति का लुक करके विष्णुपुर ये आपका अप्रत्यय किया गया ऋक पूर्व धूपथावान अक्षय सूत्र द्वारा। तो स्थिति हो जाएगी विष्णुपुर, अदंत हो गया ये हलंत शब्द से, सु अस्वादि कार्य करके विष्णुपुरम है, ऐसे ही गोलोकपुरम, ऐसे बहुत सारे शब्द आप बना सकते हो। हमें लगता है तिरुवनंतपुरम भी इसी से बना होना चाहिए, इसी तरीके से। चलिए
मित्रों इसके बाद आपने पुर शब्द के साथ का उदाहरण ये देख लिया, यहाँ तक हो गया। अब आइए तीसरे नंबर पर आता है आपका अपशब्द। अपशब्द मित्रों ये वो ही जल का वाची है। यहाँ पर उदाहरण दिए हैं विमलापम। विमलापम को आपको ऐसे समझना है कि विमला आपो यत्र तत्, यहाँ पर बहुब्रीहि समास हुआ है, कहीं पर विमला आपो यस्य स इस प्रकार से भी है, यस्य तत् ऐसा भी है। अर्थात विमल है आप, आप शब्द ये बहुवचन है भैया, अब शब्द का रूप है आप, बहुवचन होता है ये हमेशा, स्त्रीलिंग में ही होता है। तो विमलापह, तो विमलापह किसको कह रहे हैं यहाँ पर? सरह, ये आपका अन्य पदार्थ है। अर्थात विमल अर्थात स्वच्छ है जल, जिस सरह सरोवर का यानी कि झील का, उसे कहेंगे विमलापम। क्या करिएगा? विमला जस अप जस, बहुवचन से विग्रह है, अनेक मन्य पदार्थ से बहुब्रीहि समास हुआ, और विमला के आकार को पुंबद भाव करना है। उसके बाद आप विमल और अप का सवर्ण दीर्घ करिएगा, ऐसा टीकाकारों ने लिखा है। जिसके बाद विमलाप बन जाएगा। तदनंतर आप इस ऋक पूरब धूहु पथामानक से सूत्र के द्वारा आप प्रत्यय कर लीजिएगा, विमलाप ऐसा अदंत हो जाएगा, और इसे नपुंसक लिंग ही प्रयोग किया जाता है, तो ये विमलापम बन जाएगा। इसके पश्चात मित्रों तीसरे नंबर पर धुर शब्द आया है। उसका उदाहरण दिया वरदाजाचार्य जी ने, राजधुरा। इसका आपको ऐसे करना चाहिए सिद्ध, राज्ञो हो धू, राज्ञो हो धू मतलब राजाओं की धू, धू इत्युक्ते कार्यभार। यहाँ पर धुरा का अर्थ कार्यभार आपको लगाना है। तो राजनगस और धुर सु ये होगा, और इसके बाद आप यहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास करिएगा, समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा विभक्ति लोग करके राजन धुर अ ऐसी स्थिति होगी। अब यहाँ पर राजन शब्द के नकार का आप नलोपह प्रातिपदिकांत से सूत्र द्वारा लोप कर देंगे, तो राज धुर ऐसा बना। इसमें अ को आप मिला लीजिएगा, हमने थोड़ा ये हलंत लगा रह गया, ये हटा देंगे इसको बाद में यहाँ, तो ये अदंत हो जाएगा राजधुरा। इस अदंत से अब ये स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है ये शब्द, है ना, ये लोकतः सिद्ध है, जिससे ये बन जाएगा आपका स्त्रीत्व की विवक्षा में अदंत शब्द से टाप कर दीजिए। आप स्त्री प्रत्यय प्रकरण को आगे पढ़ेंगे, अभी श्रद्धा भक्ति से इधर टाप करना तो ध्यान ही लीजिए। तो ये बन जाएगा राजधुरा। इस तरीके का ये शब्द बनेगा स्त्रीलिंग में, टाप का बचेगा। और ये जो सू जो होता है ना, टावंतों में कभी बचता नहीं है, क्योंकि हल दीर्घाम हल सूत्र के द्वारा इसका हो जाता है लोप, तो राजधुरा बन जाएगा। मित्रों इसके बाद वरदाजाचार्य जी ने, क्योंकि धुर के साथ ही अनक्षय का संबंध है, क्योंकि सूत्र में कहा गया है अक्षय या धूस तदंत तू ना, अक्ष शब्द के साथ यदि इसका समास किया गया है धू का, तब ये नहीं होता है। तो जैसे अक्षस्य धू अक्षधू, यहाँ पर ये आपका समासांत अप्रत्यय नहीं हुआ, इसलिए अक्षधू ऐसा बना, अक्षधुरा नहीं बना, नहीं तो ये अदंत हो जाता, अदंतत्वात् टाप हो सकता था यहाँ, इसलिए अक्षधू बना। इसका मतलब होता है मध्य भाग, है ना, अक्ष का मध्य भाग। और ये तो हो गई तत्पुरुष की बात। बहुब्रीहि में करेंगे दृढ़ा धूर यस्य, तो यहाँ पर दृढ़ धू अक्षा के लिए, अक्षा यहाँ पर अन्य पदार्थ है, तो यहाँ पर अक्ष अर्थ में जो धू है तदंत को अप्रत्यय नहीं होता है, तो नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पर मित्रों दृढ़ धू ऐसा ये प्रयोग बनेगा, है, दृढ़ धू कहेंगे हम अक्षा को। ठीक है, अब विसर्ग लगा देने चाहिए, मुझे लगा छूट गए हैं, पश्चात लगा देंगे दृढ़ धू अक्षा। तो इन दोनों जगह पर, क्योंकि ये आपके अक्ष शब्द के तो अक्ष अर्थ में यहाँ पर ये धू के साथ समास विधान किया गया है, उसकी एक अक्ष की प्रधानता है, तो ये
यहाँ पर अप्रत्यय नहीं होगा तो अक्षधू बन के ये सिद्ध हो जाएगा और दृढ़धू भी इसी तरीके से। अर्थात यहाँ पर समासांत अप्रत्यय नहीं करना है, यही सार है। आइए इसके बाद अब इसमें अंतिम शब्द बचा पथिन, क्योंकि पांचवा शब्द था। इसके उदाहरण दो प्रस्तुत किए, सखी पथ और रम्य पथोदेशा। एक तत्पुरुष वाला दिया और दूसरा इन्होंने बहुब्रीही वाला उदाहरण प्रस्तुत किया। ये दोनों को देख लेते हैं। सखी पथा में ये करिएगा कि सख्यु पंथा यानी मित्र का मार्ग, ये अर्थ है। तो सखी नस पथिंसु, यहाँ पर षष्ठी द्वारा तत्पुरुष समास है, तो सखी पथिन ऐसा बनेगा। फिर आप यहाँ पर टी के लोप के लिए भस्य टेर लोपा, यह भी एक सूत्र है, इससे आप यहाँ टी का लोप करेंगे तो पथिन में इन यह टी संज्ञक है, सखी पथ ऐसा बनेगा और ये समासांत अप्रत्यय किया जिससे अदंत हो गया, तो सखी पथ शब्द अदंत हो गया ये। इसके बाद आप पुनः प्रातिपदिकत्वात् सुआदि कार्य करेंगे तो सखी पथा यह प्रयोग जाके सिद्ध होगा। और जब आप यहाँ बहुब्रीही कर लेंगे रम्य पथा में, तो ऐसे करिएगा रम्या पंथानो यस्मिन अथवा यस्य सा, दोनों तरीके से कर सकते। रम्य है रास्ते, यस्मिन अर्थात जिसमें, ऐसा कोई नगर वगैरह, अथवा यस्य है जिसका है, तो ये तो अन्य पदार्थ तो यहाँ पर कर रहे हैं पुल्लिंग, तो देशा ही अन्य पदार्थ है जो कि मूल में दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये पूरे कार्य कर लीजिएगा जो बहुब्री में होते हैं, तो रम्य पथा बना लीजिएगा। ठीक है, रम्य पथा, यहाँ पे सर्ग देना चाहिए था, यहाँ भी थोड़ा गड़बड़ी रह गई है, तो रम्य पथा बन जाएगा। देशा आगे है तब तो ये उकार रह जाए। तो चलिए इस तरीके से ये अप्रत्यय का विधान आपने समझा। अब आइए मित्रों इससे आगे दूसरा स्लाइड है जिसमें अन्य 3 सूत्र और पढ़े गए हैं इसी प्रकरण के। तो चलिए इसके आगे अब ये दिया जा रहा है कि अक्षणो दर्शनात्, इस सूत्र के द्वारा अच प्रत्यय का विधान होता है। अक्षणो दर्शनात् सूत्र क्या करता है? सूत्र का अर्थ है अचक्षु पर्यायाद अक्षणो अच स्यात् समासान्तः। अचक्षु पर्याय, अदर्शनात् का अर्थ किया है, मूल में जो अदर्शनात् है उसका अर्थ किया है अचक्षु पर्याय, जो चक्षु का पर्याय ना हो। ऐसे अक्षणो, ऐसे अक्षी शब्द से, ऐसा भी हो सकता है चक्षु का पर्याय ना हो, यस ऐसा भी हो सकता है यदि लक्षण या लक्षणावृत्ति के द्वारा प्रयोग हुआ है तो क्या हो जाता है? अच हो जाता है और वो समासांत होता है। तो उदाहरण के लिए यहाँ पर गवाक्षा प्रयोग है। गवाक्षा में वैसे तो विग्रह इतना ही है, गवाम अक्षी, अक्षी और इनके साथ समास हो गया तो गवाम, वो संधि हो गई तो गवाम अक्षीव ऐसा कर दिया जाता है। कहने का मतलब क्या है, यहाँ जो अक्षी पद है वो अक्षी सदृश में लाक्षणिक है, अतः उस सादृश्य को कहने के लिए इव का प्रयोग किया गया है। वैसे तो गवाम अक्षी यदि ऐसा ही करते तो गाय की आंख यह अर्थ होता, लेकिन यहाँ पर यह कहना अभीष्ट है कि गाय की आंख की तरह, ऐसा कहने से ही यह अक्षी शब्द अचक्षु पर्याय हो जाता है। क्योंकि गवाम अक्षी व ऐसा कहने से जब ये गवाक्ष बनता है तो गवाक्ष कहते हैं हम झरोखा को, क्या होते हैं? झरोखे। ठीक है, जो पहले भवनों में बनाए जाते थे जिनसे हवा वगैरह आती थी। आजकल तो वातायनम बड़ी बड़ी खिड़की बना देते हैं, पहले वो गाय की अक्षी की तरह रहते थे, बस ऐसे ऐसे। तो ठीक है, हम इसे अब बनाना प्रारंभ करते हैं। गवाम अक्षी वैसा कर लीजिएगा। अक्षी शब्द अक्षी सदृश में लाक्षणिक है, यानी कि वो जो झरोखे होते हैं वो गाय की आंख नहीं होते, आंख की तरह होती है, इसलिए यहाँ पर इव का प्रयोग किया है। तो चलिए गवाम अक्षी विग्रह यही समझिएगा। इसके बाद गो आम अक्षी सु, षष्ठी सूत्र द्वारा समास, और गो के ओकार को अवंग स्फोटाय नस से अवंग कर दीजिएगा। है, आपने सूत्र संधि प्रकरण में पढ़ा है। तो ग वंग अवंग का अव ऐसा अदंत शेष रहेगा, याद रखिए। तो ग व अक्षी और गवाक्षी बन जाएगा।
अब आप इससे क्या कर दीजिएगा, अच प्रत्यय। मित्रों ये आकार है जो अच प्रत्यय का आकार शेष रहता है, इसका भी आकार शेष रहेगा। चकार इसलिए जोड़ा गया, स्वर में कुछ परिवर्तन वगैरह करने हैं इन्हें, तो ये गवाक्ष ऐसा आदंत बन जाएगा स्वादि कार्य करके। और यस्येति च सूत्र, यस, हाँ, अक्षी के इकार का लोप के लिए क्या करिए, यस्येति च सूत्र लगाइएगा जब ऐसी स्थिति है तो। यस्येति च वैसे यहाँ लिखते ऊपर तो ज्यादा सही रहता। यस, तो यस्येति च लगा दिया, या फिर इसके बाद में ये अच प्रत्यय के आ को क्षा में मिला दीजिएगा, तो गवाक्ष ऐसा बन जाएगा। तो देखो इकारांत से ये शब्द अकारांत बन गया। ठीक है, ये भैया राजधुरा या धोखे से लिखा रह गया है, इसकी जगह आप क्या समझिए, गवाक्ष, इसको हटा देंगे बाद में। तो ये बन गया आपका गवाक्ष, कौन हुआ, अच प्रत्यय। और याद रखिए अचक्षु पर्याय होना चाहिए तभी। अब हमने ये प्रत्य उदाहरण प्रस्तुत किया है। प्रत्य उदाहरण का मतलब समझिए जहां सूत्र नहीं लगता है। तो ब्राह्मण से अक्षी, ब्राह्मण से अक्षी का मतलब क्या है, ब्राह्मण की आंख। तो यहाँ पर तो ब्राह्मण की आंख के लिए कह रहा है, अचक्षु पर्याय नहीं बल्कि तो चक्षु पर्याय है। तो यहाँ पर समास शांत अच प्रत्यय नहीं होगा, तो भैया ब्राह्मणाक्षी ऐसा ही रूप बनेगा। ये मूल में नहीं दिया, लेकिन मूल से थोड़ा सा संबंध रखता है, अतः हमने टीकाओं से उदाहरण प्रस्तुत कर दिया है। आइए मित्रों, इसके पश्चात उदाहरण दिया जा, इस सूत्र प्रस्तुत किया जा रहा है इस प्रत्यय के लिए एक और, उपसर्गादध्वना। सूत्र का अर्थ ऐसा करना चाहिए, वैसे सूत्र का अर्थ दिया नहीं, हमने टीका की सहायता से अर्थ लिखा है कि उपसर्गात परो यह अध्व शब्द, उपसर्ग से परे यदि अध्व शब्द हो तो आप विग्रह कर लीजिएगा प्रगतोध्वानम ऐसा। ठीक है, तो फिर अध्व शब्द तस्मात अच्यात, उससे अच होता है कब, समासी, समास में, या फिर कहिए समासांत में, वो ज्यादा कहना सही है। तो ठीक है, हम यहाँ पर कर देंगे अच प्रत्यय। तो सबसे पहले प्रगतोध्वानम, ये क्या है, अध्वानम द्वितीय है ना, हाँ, इसलिए इत्यादय क्रांताद्यर्थ द्वितीय या से यहाँ समास करिएगा। तो प्र, देखो वहां पर प्रगत भी किन्हीं किन्हीं ने दिया था, गत को हमने जब आपने प्रादि समास पढ़ा था, प्रादेगताद्यर्थ प्रथम इत्यादि से वो जो 4-5 वाक्य हैं, तो वहां पर गत शब्द को भी कुछ टीकाकार रखे थे, पर गत को नहीं होना चाहिए इसलिए हमसे कोष्टक में कर दिए हैं, ऐसा बहमी व्याख्याकार का मत है। तो कुछ में गत शब्द दिया है कुछ के अनुसार। तो प्र अध्वन अम, ये स्थिति है। ठीक है, अत्यादि क्रांत द्वितीय से समास कर लीजिएगा। तो प्र अध्वन के साथ समास है, ध्यान रखिए, प्र और अध्वन के साथ समास है, तो बन जाएगा ये प्राध्वन, ऐसा बनेगा। अब यहाँ पर नस्तधित सूत्र द्वारा टीका लोप कर दीजिएगा, अच प्रत्यय आप कर लेंगे तो बन जाएगा ये प्राध्व, ऐसा है ना, हलंत बनेगा, अच का आकार जोड़ देंगे तो प्राध्व ऐसा अदंत बन जाएगा। औस्वादी कार्य करके प्राध्व, प्राध्व कहते हैं रथ को। प्रगतोध्वानम अर्थात जो रथ पर उसको, अध्वानम अर्थात रास्ते पर जा चुका रथ, उसको कहेंगे हम प्राध्व। तो प्राध्व यहाँ पर कह रहे रथ को। तो ये भी जो समास होता है, ये ये भी अन्य पद को कहता है ना, तो इसलिए यहाँ पर प्राध्व रथ दे दिया है उसके लिए। प्रगतोध्वानम ये विग्रह किया गया है, प्राध्व ये शब्द जाकर के निष्पन्न किया है इन्होंने, प्राध्व। ठीक है, आगे बढ़े। अब दिया है इसके पश्चात कि समासान प्रत्यय नहीं होता है, इसके लिए भी एक सूत्र प्रस्तुत किया, वो है आपका न पूजनात्, यह सूत्र। अब इस सूत्र के द्वारा ये कहा जा रहा है कि पूजनार्थात परेभ्य समासांता न स्युः। पूजनार्थात परेभ्य अर्थात पूजनार्थक शब्द हो कोई, उससे परे, अर्थात जहां पर दो शब्दों में समास हुआ उसका पूजन अर्थ आ गया, उससे परे समासांत प्रत्यय बिल्कुल नहीं होंगे। जैसे देखिए यहाँ पर उदाहरण दिया सुराजा, मूल कार ने क्या उदाहरण दिया, सुराजा। तो यहाँ पर सुशोभनो राजा, तो पूजा क्या है, पूजा यहाँ पर यही है कि वो बहुत अच्छा राजा है, उसकी अच्छाई उसकी पूजा है। तो न पूजनात् ने क्या किया, यहाँ पर कुगति प्रादे द्वारा समास कर देना, और राजा सखिभ्य टच से टच प्रत्यय प्राप्त था। तो सुराजा में क्योंकि वो अच्छा राजा है तो टच नहीं हुआ,
तो सुराजा यही बनेगा, अन्यथा तो सुराजा बन जाता, जैसे महास चासु राजा इति महाराजा बन जाता है ऐसे। ठीक है, तो राजा सकिव्य टच वाला नियम काम करता है। लेकिन यहाँ पर पूजनार्थ है तो यहाँ पर न पूजनार्थ से वो समासांत का निषेध हो गया, तो सुराजा बना। ऐसे ही अतिशय तो राजा, यहाँ पर भी यही समास है, यही प्रत्यय प्राप्त था और वो अतिराजा बना। ठीक है, अतिशयिता राजा मतलब बहुत ही श्रेष्ठ अच्छा राजा सबसे। और यहाँ पर एक ये वचन प्रस्तुत किया गया है जिसे हमने यहाँ भाष्येष्टि लिखा है। भाष्य में इस प्रकार की इष्टि मिलती है, स्वतिभ्याम एवं, अर्थात ये न जो न पूजनात् का जो ये निषेध है, समासान प्रत्यय नहीं होता है, वो सु और अति ये दो उपसर्ग को ही भैया अपना विषय बनाता है। सु और अति ही होने चाहिए, और कोई उपसर्ग लग गया तब न पूजनात् काम नहीं करेगा। ठीक है, तो भाष्यकार ने कह दिया ये सब सुअतिभ्याम एवं, ये दो ही उपसर्ग लगे हों, मतलब ये दो ही आपके प्रादि हों। उपसर्ग तो तब कहते हैं जब धातु संज्ञा वो धातु होता है तब क्रिया के युग में, अन्यथा इन्हें प्रादि कही, तो ये दो प्रादि होंगे सु और अति, तभी जाकर के ये निषेध होगा समासांत का, अन्यथा तो समासांत हो ही जाता है। कहीं पर ये भाष्येष्टि के रूप में न दे करके बहुत सारे ग्रंथों में वार्तिक रूप में पठित है, जैसे चेन्नई संस्करण में भी पठित है, हमने लिख दिया चेन्नई संस्करण एकदम वार्तिक रूप में पठित। बहुत सारे ग्रंथों में तो ये पठित ही नहीं है, तो ये भी हमने लिख दिया है कि जी बहुषु संस्करणेषु इदम नास्ति। तो चलो नहीं भी हो तो देखो बाल जो सिद्धांत लघु सिद्धांत कौमुदीकार ने सुराजा अति राजा दो ही प्रयोग दिए, सुघटित और अति घटित। इससे ही समझ लेना चाहिए कि वो भाष्य की इष्टि को वरदराचार्य जी समझ रहे हैं, तो स्वतिभ्याम में ना दें तो वैसे उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत कर दिए हैं, उससे ही आपको समझ जाना चाहिए। तो मित्रों यहाँ पर समासांत प्रत्ययों में इतना ही विधान था। इनकी जो रूप की सिद्धि है, जैसे हमने यहाँ पर कही, आप देख सकते हैं, और जो व्याख्या हैं आपकी सुधा व्याख्या है उसमें देख सकते हैं, और वीवी मरासी जी की वो बालबोधिनी है उसमें देख सकते हैं, उनकी व्याख्याएं आपको वहां पर मिल जाएंगी। अब हम मित्रों अब ये समासांत प्रत्यय चूंकि हो गया, इसमें इतना ही था। अब हम यहाँ पर एक और चर्चा करना चाहते हैं मित्रों। समासांत प्रत्यय में वैसे तो सिद्धांत कौमुदीकार में और भी समासांत प्रत्यय कहे, यहाँ इस प्रकरण में हम उन सभी को नहीं कहना चाहते हैं, क्योंकि इतना ही बहुत है, इतने से ही काम चल जाएगा। पर यहाँ पर गोविंदाचार्य जी ने पहली बार कोई बढ़िया बात कही इस प्रकरण के लास्ट में। वो क्या है, मैं आपको उसके साथ आपको वो बात जरूर बताना चाहूंगा। ये बात आपको थोड़ा जान लेनी चाहिए। पहले वो क्या लिख रहे हैं ये देख लीजिए। चलिए मित्रों, ये इन्होंने कुछ यहाँ रूप सिद्धि लिखी है। अब यहाँ पर इन्होंने एक बात लिखी है, ठीक है, मैं पहले आपको इस बात को बताना चाहता हूं। इन्होंने लिखा है कि व्याकरण शास्त्र में प्रशोदरादीनी यथोपदिष्टम, थोड़ा सा समझ लीजिएगा इसे। यह सूत्र अत्यंत आवश्यक है, किंतु कौमुदीकार ने यहाँ स्थान नहीं दिया है, फिर भी जिज्ञासुओं के लिए इस व्याख्या में प्रदर्शित है। अब आप सोचेंगे कि प्रशोदरादीनी यथोपदिष्टम क्या है, तो मित्रों ये एक सूत्र है। इसको कहा जाता है कि वैयाकरणों का ये ब्रह्मास्त्र है ये सूत्र, इससे वो बहुत तरीके की सिद्धि करते हैं। ठीक है, मैं आज आपको कुछ इससे सिद्धि से संबंधित बात बताऊंगा। लकौमुदीकार ने यहाँ क्यों नहीं दिया, क्योंकि लकौमुदीकार बहुत कम वर्णन करते हैं, इसलिए यथोपदिष्टम ही साधु है, तो इनकी साधुता के लिए कोई प्रयास नहीं किए हैं लकौमुदीकार। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि ये समासांत प्रकरण में नहीं, सिद्धांत कौमुदी में पठित है ये सूत्र। सिद्धांत कौमुदी में भी इस सूत्र को समासाश्रय प्रकरण में पढ़ा गया है, जो उससे अगला प्रकरण है समासांत से। ठीक है, तो ये इस तरीके से प्रशोदरादीनी यथोपदिष्टम का अर्थ आपको ये समझ लेना चाहिए। ये है इसका अर्थ वस्तुतः कि प्रशोदर आदि शब्द, मतलब प्रशोदरादि मित्रों को शब्द है, ये आकृति गण है। ठीक है, प्रशोदरादि को आपको देख लेना चाहिएगा, इसमें कुछ शब्द तो बनाए, ये शिष्टों के द्वारा उच्चारित हुए हैं, उपदिष्ट हुए हैं,
वे वैसे ही के वैसे साधु हैं, अर्थात सिद्ध हैं। उन्हें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो वैसे ही साधु मानने पड़ेंगे। जैसे कुछ शब्द है, जैसे प्रशोदर, उसमें सबसे आता है प्रशोदर, सबसे पहला शब्द। तो प्रशोदर बनेगा कैसे? यदि आप ऐसे करोगे कि प्रशत उदरम यस्य, तो प्रशदुदर, प्रशदुदर बनेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या करना पड़ता है? प्रशत के तकार का लोप करना पड़ता है, इसलिए प्रश उदर होता है और प्रश उदर बन करके प्रशोदर बन जाता है, ठीक है। तकार का लोप न करके तो प्रशोदरम बनता, तो ये प्रशोदर शब्द ऐसा बनता है, प्रश की प्रशोदर शब्द बन गया। ऐसे ही देखो, एक शब्द बहुत ही प्रसिद्ध है, वारिवाहक। वारिवाहक कहते हैं मेघ को, मेघों को। तो वारिवाहक बनेगा कैसे? तो इसको ऐसे लिखिएगा, समझिएगा कि वारिणो वाहक, ठीक है, वारिणो वाहक। तो यहाँ पर ये शब्द बन आपका ऐसे बनता, बारी वाहक का बनता, हाँ। लेकिन ये शब्द नहीं बनता बलाहक का, ये कहने का तात्पर्य, ये तो बनता है, लेकिन बलाहक का शब्द कैसे? बलाहक का माने होता है मेघ, पर ये बनेगा कैसे? बारिणा वाहक कहोगे तो बारी वाहक का बनेगा। तो इसके लिए क्या किया जाता है वो समझ लीजिए। वारी वाक के स्थान पर व ला ऐसा आदेश मान लिया जाता है, ठीक है। वारी वाक के स्थान पर वला आदेश मान लिया जाता है, मतलब ऑटोमेटिक। तो जिससे ये वला और इस वाहक में तो जो है क्या कर लेते हैं हम, वाहक में वकार का लोप कर लो, है। चाहे तो इसको वाहका को लाहका बना लो और री, और तो वारी वाहका बन जाएगा, है। वला आदेश मान लो, ये कह रहे हैं, तो बलाह का शब्द बन जाएगा। तो इस प्रकार से मित्रों को जुगाड़बाजी से कुछ ये शब्द बनाए हैं। इसके संबंध में एक बात प्रचलित है, कैसे कैसे बनाना चाहिए, कहीं पर कुछ काम कर लिया जाता है। जैसे भवेत वर्णागमार्थ हंसा, तो हस धातु से हंसा बना दिया जाता है। कौन सी धातु से? हस धातु से हंसा। थोड़ा सा इसको वर्णन करते हैं आपको। यहाँ पर क्या करना पड़ता है, हमें वर्ण का यहाँ पर आगम करना पड़ता है। यहाँ पर अनुस्वार वर्ण का आगम कर दो तो हस धातु से हंसा बना दी, ठीक है। तो भवेद वर्णागमाद हंसा, और सिंहो वर्ण विपर्या, सिंह शब्द वर्ण विपर्य से बनाया जाता है। माना कि आपकी धातु है हिंस, और हिंसा बनता है इससे, हिनस्ती हिंसा। लेकिन ये वर्ण विपर्य कर दिया, मतलब सा को पहले ले आए और इसका बिंदी अल लगा दिया, हा उधर ले गए, तो सिंह बना लिया, वर्ण विपर्य से सिंह। और गूढ़ोत्तमा वर्ण विकृते, वर्ण की विकृति से गूढ़ोत्तमा बनाया जाता है। यानी कि गूढ़ आत्मा यस्य, तो गूढ़ आत्मा बनना चाहिए था, लेकिन वर्ण विकृति से, वर्ण की विकृति का नीचे उदाहरण दिया होगा टीका में, तो वो गूढ़ोत्तमा बन जाएगा। और वर्ण नासात विपर्य, वो प्रशोदरम, और वर्ण के नाश से प्रशोदर बनता है, प्रशोदर में दकार का लोप करके, वर्ण नासात प्रशोदरम, ये उक्ति बड़ी ही प्रसिद्ध है। तो ये सब इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है मित्रों। तो ये प्रशोदरादि यथोपदिष्टम से बहुत सारे शब्द बनाए जाते हैं। हम आपको संक्षिप्त में इसका व्याख्यान प्रस्तुत किए हैं, क्योंकि लघु सिद्धांत कौमुदी में था नहीं, अब गोविंदाचार्य जी का मन आ गया था, हमने सोचा इसे थोड़ा सा बता दिया जाए। मित्रों, अभी प्रकरण तो यही समाप्त होता है, तद्धित प्रकरण आरंभ करेंगे। लेकिन हम एक बात कहे थे शुरुआत में कि हम आपको समास का अभ्यास कराना चाहते हैं। इसके लिए हम ये चाह रहे हैं कि लगभग 1 से 2 वीडियो समास की समझ के लिए, क्योंकि समास प्रकरण अब आपने पूरा पढ़ लिया, हम ये समझ कैसे पाए पंक्तियों में या श्लोकों में संस्कृत के, कि अब ये समास यहाँ है, कौन सा समास है, इसकी पकड़ कैसे करें। तो मित्रों, इसके लिए कुछ हम आरंभ करते हैं, 1-2 वीडियो और इससे संबंधित और लाएंगे। इसके बाद हम इस प्रकरण में जो बच गया है द्वंद्व समास का और समासांत का टेस्ट, उसे हम बाद में प्रस्तुत करें। तो अभी 1-2 वीडियो और लाते हैं जल्दी से ही, जिसमें आपको एक करेक्ट बताया जा सके। आप भी
संस्कृत पढ़ते समय पकड़ लें कि नहीं देखो ये समास हो गया, ये द्वंद्व हो गया, ये जो है षष्ठी तत्पुरुष हो गया, ये फलाना समास हो गया, तत्काल समझ पाओगे आप इन्हें। तो ऐसा करते हैं, तो आप भी तैयार रहिएगा इसके लिए। और ठीक है, अब मिलते हैं कल। आज यहीं तक रखते हैं मित्रों, आज लेट हो गया बहुत। मैं दिन भर तो विद्यालय में पढ़ाता हूँ, अब इसके बाद जो समय मिलता है वो यहाँ देता हूँ सारस्वत साधना में सायंकाल को। सुबह भी बहुत सारे पाठ चलते हैं, अतः अब मेरा पाठ प्राय लेट हो जाता है बनाते बनाते, तो मुझे आप क्षमा करेंगे और अब आप विश्राम करेंगे, इसके बाद सोएं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि, प्रणाम। प्रणाम सर। जी जी, हर हर महादेव।